Good morning, dear students. Welcome back again my YouTube channels. Now, today I will start control system, which is a most important subject according to board exam, competitive exam, GATE exam as well as IES exam. तो कंट्रोल सिस्टम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो आपका, चाहे वो गेट हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो किसी भी कंपटीशन में कंट्रोल सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में पूछे जाते हैं। सो दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। और उससे भी इम्पोर्टेंट जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, टाइम डोमेन एनालिसिस। इसके पहले मैंने जो लेक्चर लिया है उसमें से क्वेश्चन 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं, लेकिन अब जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस टॉपिक में से क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का आता है। कॉम्पिटिटिव में आईएएस सर्विसेज में तो 10 से 15 नंबर का आता है। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज अ टाइम डोमेन एनालिसिस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स in a control system. So now today I will start most important topic, time domain analysis. Time domain या time domain, time response analysis, time response या time domain analysis ही लिखते हैं। time domain analysis, टाइम डोमेन एनालिसिस फॉर व्हाट? टाइम डोमेन एनालिसिस क्या है? मीन्स अब जो हम स्टडी कर रहे हैं इसमें स्टडी अबाउट टाइम डोमेन। मतलब अब इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो ओनली टाइम डोमेन में। देखिए ये पूरा कंट्रोल सिस्टम हमारा 2 डोमेन में डिवाइड है, ये टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो अकॉर्डिंग टू टाइम हमारे सिस्टम का रिस्पांस किस तरह से चेंज होगा और अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी सिस्टम का रिस्पांस किस तरह से चेंज होगा, ये दोनों चीजें हम देखेंगे। तो यहाँ अभी हम टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस देखेंगे, बाद में हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो हमारा अगला चैप्टर होगा। ठीक है, तो टाइम डोमेन एनालिसिस में स्टडी अबाउट टाइम डोमेन, हम टाइम के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। टाइम के बारे में जब स्टडी करेंगे तो ये 2 टाइप का है। तो हमारे पास इट इज 2 टाइप, ये 2 टाइप का होता है, जिनमें से पहला हमारा कहलाता है ट्रांजिएंट टाइम रिस्पांस एनालिसिस। ट्रांजिएंट टाइम रिस्पांस एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम किसी भी पॉइंट पे 2 टाइम की बात करेंगे। ट्रांजिएंट मीन्स इनिशियल टाइम, इसे हम इनिशियल टाइम भी कहते हैं। इनिशियल टाइम की जब हम बात करेंगे दैट मीन्स t टेंड्स टू 0 की बात करेंगे तो उसमें ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस होगा। और जब इन्फिनिटी की बात करेंगे तो वहां पे स्टडी मीन्स वी हैव टू स्टडी अबाउट द टाइम फॉर व्हाट इज रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, what is the behavior of the system, what is the nature of the response, how change nature which depends on the time of the system। टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग सिस्टम का रिस्पांस किस तरह से चेंज होगा, ये स्टडी हम करने जा रहे हैं। तो ट्रांजिएंट टाइम रिस्पांस हमारा जो होता है, इसके डेफिनेशन क्या हम लिखेंगे? इट deals with the study of nature of response
nature of response. It deals with the study of nature of response depend on the इनपुट सिग्नल. ये इनपुट सिग्नल पे डिपेंड करता है. स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन द इनपुट सिग्नल. ट्रांजिएंट टाइम डोमेन एनालिसिस में विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रिस्पॉन्स हम रिस्पॉन्स का नेचर जानना चाहते हैं फॉर डिफरेंट इनपुट सिग्नल. इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं कि हमारे सिग्नल का रिस्पॉन्स कैसा. रिस्पॉन्स का मतलब होता है आउटपुट. ठीक है ना. सो दिस इज द ट्रांजिएंट टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस विच इज आल्सो कॉल्ड इनिशियल टाइम t टेंड्स टू 0 डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन द इनपुट सिग्नल. वो इनपुट सिग्नल कौन कौन से होंगे अभी मैं डिस्कस करता हूं. तो ट्रांजिएंट टाइम डोमेन एनालिसिस में हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो इनपुट सिग्नल पे डिपेंड करेगा. ठीक है. किसी कोई डाउट है इसमें. अब हम बात करेंगे सेकंड हमारा है यहां पे स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स एनालिसिस. स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स एनालिसिस. स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स एनालिसिस इसको हम फाइनल टाइम के नाम से जानते हैं. फाइनल टाइम दैट मीन्स फाइनल टाइम t टेंड्स टू इंफिनिटी. इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम. इनिशियल वैल्यू थ्योरम फाइनल वैल्यू थ्योरम आपने पढ़ा होगा. वो हम यहाँ पे यूज करेंगे रिस्पॉन्स फाइंड करने के लिए. उसको भी ध्यान रखना है. तो फाइनल टाइम t टेंड्स टू इंफिनिटी. सो what is t tends to infinity? That means at t tends to infinity, what is the response of the system? That is called steady state response analysis. At the t tends to infinity, what is the response of the system? At that time, response of the system always constant. Keep in mind. At the t tends to infinity, what is the response of the system? That means at t tends to infinity, response of the system is constant. In this situation, t tends to 0 or more than t times, the system response will be oscillatory. The system response will be oscillatory or sustained oscillation. That means response will change. Here transient time response analysis, the response continuously change, but here response constant. In steady state, in transient response analysis, in transient response analysis, in transient response analysis, response, that means output will change continuously. Response will change continuously, but in steady state response will constant. Means जहां से आपको रिस्पॉन्स कांस्टेंट मिल जाए आप समझ जाएं कि ये स्टडी स्टेट की सिचुएशन है. सो व्हाट इज द स्टडी स्टेट? इट डील्स विद द एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीट्यूड. डेफिनेशन इसके, इट डील्स with the estimation of magnitude
It deals with the estimation of magnitude of steady state error of steady state error between ध्यान रखना है between input and output So what is the steady state response analysis? Steady state response analysis, that means we are analysis at t tends to infinity. What it says that deals with the estimation of magnitude. That means I am identifying how is magnitude change at that time. What is the magnitude at that time? When t tends to infinity, what is the magnitude of response? That means output. So it deals with the estimation of magnitude of steady state error between input and output. In these situations, some error will occur. What is input and what is output? If output will reach to the input signal at t tends to infinity, output will reach to the input signal, that is no error. Otherwise, if at that time output, that means response, does not reach to the input signal, that some part is reduced, and these situations steady state error will occur. हम ये कह रहे हैं कि t टेंस टू इन्फिनिटी पे यदि हमारा रिस्पॉन्स इनपुट को टच कर जाता है तो उसका स्टेडी स्टेट एरर 0 होगा, और यदि उसको टच नहीं करता मीन्स कम रहता है उससे, तो कितना कम रहता है वही हमारा स्टेडी स्टेट एरर कहलाएगा. सो इन स्टेडी स्टेट एरर we study about the steady state error. We study about in this situation study about steady state error, but in transient response analysis what will determine what is the response initially. Transient response analysis will change continuously. Now here the response will be constant. The response will be constant. So here response will be constant. And what is the steady state error? Difference between input and output response, that is called steady state error. तो इनपुट और आउटपुट में जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो हम स्टेडी स्टेट एरर के नाम से जानेंगे. क्लियर है? सो मोस्ट इंपोर्टेंट डिफिनेशन, टाइम डोमेन मींस ट्रांजिएंट टाइम रिस्पांस एनालिसिस, स्टेडी स्टेट रिस्पांस एनालिसिस. आइए इन दोनों को एक डायग्राम से समझते हैं कि व्हाट से दैट स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस. एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं इसको. So this is the diagram and this is the input signal. ये हमारा इनपुट सिग्नल है जिसे हम यूनिट स्टेप सिग्नल के नाम से जानते हैं. अभी हम डिफरेंट सिग्नल पढ़ेंगे. ये टाइम है, ये हमारा आउटपुट रिस्पॉन्स होगा, आउटपुट होगा. ये हमारा इनपुट है. आउटपुट का बिहेवियर किस तरह से चेंज होगा? सो दिस इज द पॉइंट एट विच रेस्पॉन्स विल चेंज. दिस इज द पॉइंट. दिस इज द आउटपुट सिग्नल, आउटपुट रिस्पॉन्स.
ये हमारा रिस्पॉन्स है आउटपुट का। अब आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स ऑसिलेट, जहां तक रिस्पॉन्स चेंज होगा, जहां तक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स आउटपुट विल चेंज कंटिन्यूअसली, जहां तक रिस्पॉन्स हमारा चेंज होगा दैट इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। सो दिस इज transient response. Initial time, transient response, that is initial time, and after some time, what is the response? Response will constant. What is the response? Response will constant, which is called steady state response. Steady state response. And now what is, this is the input, this is the output. How much difference between input and output signal, how much difference between input and output signal is called steady state error. What is steady state error? The difference between input and output response is called steady state error, which is ESS. ESS, steady state error. यहाँ पे ESS में S क्या डिनोट कर रहा है? एक S को दूसरा S ये बता रहा है स्टेडी, ये बता रहा है स्टेट, E बता रहा है एरर। steady state error. So steady state error is denoted by ESS. How much error is occur? Now here this is the two-part time domain analysis, transient response analysis, steady state response analysis. Transient time domain analysis, which is an initial time domain analysis. What is the behavior, what is the nature, what is the characteristic of a response at an initial time, and what is the response at a final time. At that final time, response will be constant, and how much difference between input and output, that is the steady state response. Okay, so what is the steady state response? Anybody can ask the question. The difference between input and output response is called steady state response. How is determined, how much error is occur, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. Steady state response also depends on the different kinds of input signal, and transient response analysis also depend on different kinds of signal. So how many kinds of signal, input signal, so now we will discuss. कितने प्रकार के हमारे इनपुट सिग्नल होते हैं ये हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं. आप ध्यान से देखेंगे. डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट सिग्नल मीन्स इनपुट सिग्नल हम डिस्कस करेंगे. कौन कौन से इनपुट सिग्नल लेंगे हम लोग. सबसे पहला इनपुट सिग्नल है हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल. यूनिट स्टेप. दूसरा है यूनिट रैंप. तीसरा है यूनिट पैराबोलिक. चौथा है यूनिट इम्पल्स. These are basic four signals we have to use here. Now there are three signals used. It is used in time domain analysis. Time domain analysis
ये तीन सिग्नल हम टाइम डोमेन एनालिसिस में यूज करेंगे, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, यूनिट पैराबोलिक, और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको छोड़ देंगे, पैराबोलिक को यूज नहीं करते। बाकी के थ्री सिग्नल, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, यूनिट इंपल्स, ये यूज करेंगे। इट इज यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। हम लोग टाइम डोमेन में देखिए इम्पल्स सिग्नल को हम लोग टाइम डोमेन में क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि जो इम्पल्स सिग्नल होता है ये t टेंस टू 0 पे इनफाइनाइट रिस्पॉन्स देता है। वाई इनपुट रिस्पॉन्स मीन्स impulse signal cannot be used in the time domain analysis because of at the time domain analysis t tends to 0, the impulse signal gives the response sudden, infinite or maximum amplitude. So therefore in the time domain analysis impulse signal cannot be used, but in the frequency domain we have used S equal to j omega. Some response is given in the frequency domain, so impulse signal are used in the frequency domain. Okay, so there are different kinds of input signal. Unit step and unit impulse signal are bounded signal, ramp and parabolic signal are unbounded signal. यहाँ पे first and fourth are bounded signal. Bounded signal BIBO means stable कहलाता है। BIBO की सिचुएशन स्टेबल कहलाती है। फर्स्ट एंड फोर्थ यूनिट स्टेप एंड यूनिट इम्पल्स आर बाउंडेड। Second and third are unbounded signal, that is unstable. So there are bounded signal and unbounded signal, which are bounded, which are unbounded signals, different kinds of signals. How to find the bounded or unbounded, how to find the stability of the system. Now next topic हम डिस्कस करेंगे how to find the stability of time domain and also find the stability of frequency domain. तो ये सारी चीजें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द इनपुट सिग्नल। तो सबसे पहला हमारा है यूनिट स्टेप सिग्नल। सो यूनिट स्टेप सिग्नल विच इज denoted by ut equal to 1 for t greater than equal 0 and 0 for t less than. So this is the nature, this is the characteristic, this is the behavior of the unit step signal. Unit step signal always unity, that is why it is called unit step. What is called unit step? Unit, that means its response is unity. At that time unit step t tends to t greater than or equal 0. That means, so like this is the time t equal to 0, t equal to 0 to t equal to 0 to infinity, 0 to infinity, t greater than equal 0. That means 0 to infinity, the response will be unity. What is the response? Unity. So this is the unit step signal. So unit step signal,
its response always unity, that is unit step signal. Most important. So what is the Laplace? Laplace of unit step signal is 1 by s. Important है. Now in the frequency domain we have used s domain 1 by s and put s equal to j omega, directly convert in the time domain to frequency domain. In frequency domain, taking a Laplace transform of those signals. So keep in mind, in frequency domain, what is the Laplace of these signals? 1 by s. Okay. Now second one is unit ramp सिग्नल. रैंप का मतलब होता है जैसे सीढ़ी आप चढ़ते हो, सीढ़ी चढ़ते हो तो सीढ़ी किस शेप में रहती है? रैंप शेप में रहती है. तो इसको हम RT से डिनोट करते हैं. RT इक्वल टू T होगा और T ग्रेटर देन इक्वल 0 और 0 लेस देन, या ये दोनों मिला के इसको हम TUT भी लिखते हैं. TUT, RT इक्वल टू TUT. दैट मीन्स यूनिट स्टेप में यदि टाइम का मल्टीप्लाई हम कर दें, दैट इज कॉल्ड रैंप सिग्नल. ध्यान रखना है, यदि यूनिट स्टेप में हम यहाँ पे t का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे t आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? रैंप सिग्नल कहलाएगा. सो रैंप सिग्नल इज लाइक दिस. दिस इज द रैंप सिग्नल. दिस इज द रैंप सिग्नल. इट्स स्लोप इज हियर. सीढ़ी के जैसे स्लोप होगा तो ये रैंप सिग्नल कहलाएगा. और इसका लाप्लास, t का लाप्लास 1 अपॉन s स्क्वायर. 1 अपॉन s स्क्वायर. हमने आपको t का पावर n का लाप्लास बताया था, फैक्टोरियल n अपॉन s पावर n प्लस 1. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t का पावर n. t का पावर n का फैक्टोरियल n अपॉन s पावर n प्लस 1. n यहाँ t का पावर है, यदि 1 है तो फैक्टोरियल 1 वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1 s स्क्वायर हो जाएगा. ध्यान रखिएगा फार्मूला. सो लाइक दिस यूनिट रैंप सिग्नल. व्हाई इट इज कॉल्ड अनबाउंडेड? बिकॉज ऑफ इट्स रिस्पॉन्स गोज टू द इनफाइनाइट. जिसका रिस्पॉन्स बढ़ता जाता है उसे हम अनबाउंडेड कहते हैं. जिसका कांस्टेंट हो या इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाए उसे हम बाउंडेड रिस्पॉन्स कहते हैं. ओके. सो दिस इज द यूनिट रैंप. नाउ थर्ड वन इज unit parabolic response. Unit parabolic response which is denoted by AT, t square by 2 for t greater than equal 0 and less than 0. T square by 2. This is the signal t square by 2. So like this. This is the t square by 2 response. This is the parabolic behavior, t square by 2. And what is the Laplace of t square by 2? That means AT signal. Parabolic t square by 2. This is 1 upon s cube. This is 1 upon s cube. फार्मूला t पावर n का लगाएंगे तो 2 upon 2 s क्यूब हो जाएगा. 2 कट जाएगा. ठीक है, फैक्टोरियल 2. इस तरह से नाउ देयर आर फोर्थ सिग्नल यूनिट इम्पल्स सिग्नल. यूनिट इम्पल्स सिग्नल which is denoted by delta t. Delta t always equal to 1, which is always t tends to t equal to 0. This signal is defined at a particular value t equal to 0, exactly at that value t equal to 0. Otherwise t not equal to 0, signal will be 0. This is the most important. So this signal is like this.
What is the nature of signal at t equal to 0? Its response unity. Its response unity, so it is called unit impulse signal. Otherwise its response is infinite, that is called impulse signal. This is, if unit is removed here in this points, that is the impulse signal. Impulse signal for what? It responds infinite. That means impulse signal delta t tends to infinite at t tends to 0, it equal to 0 otherwise. So in this situation its response will be infinite. So impulse signal like this, and unit impulse signal unity amplitude. So this is now why we are use the unit impulse, because of at t equal to 0 its response will be finite, otherwise we cannot use this signal, impulse signal. So this is the unit impulse signal. And Laplace, most important, Laplace of unit step signal is 1. So this is the most important. Laplace of unit step signal is unity. So unit impulse signal is 1 and its Laplace is also 1. यूनिट इम्पल्स सिग्नल का लाप्लास भी 1 होगा, ये ध्यान रखना है. सो दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नल. दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नल्स. नाउ दिस इज द ओवरऑल डिस्कशन, introduction about the time domain analysis, which is a transient time domain analysis and steady state time domain analysis, which are depends different kind of input signals. So we are discuss here different kind of input signals. Now we are discuss a very most important topic, type and order of the system. Type and order of the system, very most important topic. Type and order of the system. Type and order of the system. Type and order of the system. Every transfer function represent sudden type and order of the system. This is the first point. Every transfer function represent sudden type and order of the system. Every transfer function represents sudden type and order of the system. प्रत्येक ट्रांसफर फंक्शन टाइप और ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, यही हमें ध्यान रखना है. द स्टडी स्टेट एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन द सेकेंड पॉइंट. द स्टडी स्टेट एनालिसिस depends, most important, the steady state analysis depends upon the type of the system. That is the important point, type of the system. So steady state response analysis depends on type of the system. Therefore, the steady state response analysis depends on the different type of the system. Different type of the system, according to type of the system, steady state error will change. So how to calculate, how to find the steady state error? By different type of the system known to us.
So how to find the type of the system? Type of the system. Therefore, third important point, the type of the system. The type of the system depends on, the type of the system depends on open loop transfer function. Most important, open loop transfer function. First, steady state analysis depends upon the type of the system. Steady state response depends on the type of the system, and the type of the system depends on open loop transfer function. Open loop transfer function, that is GSHS. Open loop transfer function, that is GSHS. And the number of open loop poles, fourth point, the number of open loop poles, the number of open loop poles occurring, the number of open loop poles occurring at origin, the type occurring at the origin, type of the system occurring at the origin, determine type of the सिस्टम. ये कह रहा है नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स अकरिंग एट द ओरिजिन, जितने पोल ओरिजिन पे अकर होंगे, दैट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम. यदि हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है. इफ टू पोल्स लाई एट द ओरिजिन, सो व्हाट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम? How many number of poles at the origin? 2 poles. Therefore, 2 type of the system. Direct question. How many number of poles lie at the origin? Question was asking, if 2 poles lie at the origin, what is the type of the system? Directly give the answer, type 2. So this is the point, important point, keep in mind. How many number of poles occurring at the origin? So this is the type of the system. Now take a sub example, GSHS. यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ रहे हैं. अब हम देखते हैं, जैसे GSHS हमें दिया है, GSHS equal to K into 1 plus TAS upon S power plane 1 plus TBS. So this is the GSHS, that means open loop transfer function is given. So what is its type? अब यहाँ पे number of poles lie at the origin. पोल का डिनोमिनेटर को 0 करके उसमें से s की वैल्यू निकालते हैं. डिनोमिनेटर को 0 करके s की वैल्यू जो निकलेगी, जितनी s की वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ पोल होंगे. ठीक है, पोल कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन हमें केवल ये देखना है कि ओरिजिन पे कितने पोल हों. जैसे कोई ट्रांसफर फंक्शन हमारा ये है, मान लीजिए 1/s+1 s इंटू s प्लस, मान लीजिए ट्रांसफर फंक्शन है, तो हम नीचे डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, s इंटू s प्लस 1 इक्वल टू 0. तो s की वैल्यू एक 0 आएगी, दूसरी -1 आएगी. सो देयरफॉर 2 पोल्स, 1 पोल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पोल को? क्रॉस साइन से. तो 1 पोल एट द ओरिजिन एंड 1 पोल एट द -1. सो दिस इज द पोल 0 डायग्राम. 1 पोल एट द ओरिजिन, 1 -1. इस तरह से
अब यहाँ पे ओरिजिन पे कितने पोल है 1, इसका मतलब ये टाइप 1 सिस्टम है। डायरेक्ट आप बता सकते हैं, या तो इस तरह डायग्राम दिया जाए या यहाँ से फाइंड आउट कर लें। अब यहाँ पे जो s पावर p है, यहां से ध्यान रखें, इफ p इक्वल टू 0 तो इसे हम कहेंगे टाइप 0 सिस्टम। यदि p इक्वल टू 0 है तो टाइप 0, दैट मीन्स इफ p इक्वल टू 1 है तो ये होगा टाइप 1 सिस्टम। इसमें one pole at the origin, इसमें एक पोल ओरिजिन पे जाएगा। मान लो ये s है तो s इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें नो पोल एट द ओरिजिन, टाइप 0 में कोई पोल ओरिजिन पे नहीं होगा। एक p इक्वल टू 2 लें, इसे हम कहते हैं टाइप 2 सिस्टम। ये टाइप 2 सिस्टम होगा, इसमें 2 पोल एट द ओरिजिन। ध्यान रखना है, जितने नंबर आप पोल ओरिजिन पे जाएंगे उसका टाइप उतना हो जाएगा। इसी तरह से इफ p इक्वल टू n ले लें तो ये हो जाएगा टाइप n सिस्टम, n पोल एट द ओरिजिन। तो हमें बस ये देखना है, टाइप को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पोल्स लाई एट द ओरिजिन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ध्यान रखना है, ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, नॉट अ क्लोज लूप। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो cs अपॉन rs दिया जाएगा वो हमेशा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा, जो GSHS इक्वल टू लिखा होगा। कैसे आप पहचानेंगे कि ओपन लूप दिया है कि क्लोज लूप? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। GSHS दिया है तो वो हमेशा क्या होगा, ओपन लूप। और यही चीज यदि ऐसा लिख दिया जाए CS बाई RS इक्वल टू, तो आप इसे हमेशा ये समझेंगे ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो आइए, ये तो हो गई किसकी बात, टाइप की। अब नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इसी में, फिफ्थ पॉइंट, द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑब्टेन द स्टडी। फिफ्थ पॉइंट है द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस। अब हम ट्रांजिएंट की बात करेंगे। द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस, द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस obtain from transient response analysis depends on order of the system। यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। Steady state response depends on the type of the system. Steady state response depends on the type of the system. Transient response analysis depends on the order of the system. ध्यान रखना है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम पे। एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन, ऑर्डर of the system, order of the system is obtained from closed loop transfer function। ध्यान रखना है, steady state response depends on type of the system and type of the system is obtained from open loop transfer function. Order of the system is obtained from closed loop of the transfer function. This is the most important point. And differentiate type and order of the system. That means
Differentiate steady state response, transient response. Steady state response depends on the open loop transfer function and transient response depends on the closed loop transfer function. Closed loop transfer function, because of at that time we have to use the feedback and response will be constant. Why we are use the feedback? Because of the response will be constant, and in the open loop transfer function no feedback is used, therefore response will change continuously in the open loop transfer function. ध्यान रखना है आपको, कैसे आप इसको माइंड में रख सकते हैं। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कोई फीडबैक नहीं होता, मीन्स उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। यही कारण है कि उसका रिस्पॉन्स बदलता रहता है। जैसे ही हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन यूज करते हैं, इसका मतलब उसको हम कंट्रोल करते हैं, रिस्पॉन्स कांस्टेंट करते हैं, जो हमारा आउटपुट होता है उसको मेंटेन करते हैं। दैट इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस। क्लियर है? सो इस तरह से ये हमारा, तो ये ट्रांसफर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? GS अपॉन 1 प्लस GS HS। सो दिस इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, GS अपॉन 1 प्लस GS HS, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS होता है। ठीक है, तो GS अपॉन 1 प्लस GS HS, और इसमें जो नीचे का टर्म होता है 1 प्लस GS HS, 1 प्लस GS HS इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं इसको। 1 प्लस GS HS इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान रखना है, द हाईएस्ट पावर of the characteristic equation, the highest power of the characteristic equation is the order of the transfer function। ध्यान रखना है, how to find out highest power of characteristic equation. Highest power of characteristic equation is the order of transfer function. Highest order of, तो ध्यान रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर जितना होगा वो कहलाएगा क्या? वही कहलाएगा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। हाईएस्ट ऑर्डर जितना होगा, ध्यान रखना है आपको, हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, हाउ इट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर एंड टाइप ऑफ द सिस्टम। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आप समझने का प्रयास करेंगे। एग्जांपल हमें गिवन है, मान लो ये गिवन है CS अपॉन RS इक्वल टू 1 अपॉन S प्लस 1। फाइंड इट्स टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। मैं ऑप्शन दे देता हूं 0 1 1 0 1 1 D, नन ऑफ दिस। तो आपको ये बताना है कि टाइप और ऑर्डर क्या है, इसका ध्यान रखना है। टाइप कितनी होगा और ऑर्डर कितना होगा, पहले पूछा है, तो जो पहले है वो पहले टाइप होगा, फिर ऑर्डर होगा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो गिवन है ये आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है। सबसे पहले क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे,
जो भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है GS अपान 1 प्लस GS HS के हिसाब से ये डिनोमिनेटर टर्म हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है 1 प्लस GS HS इक्वल टू S प्लस 1। तो मैंने आपको बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। सो इसका पावर कितना है 1, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई, ऑर्डर हो जाएगा 1। सो ऑर्डर ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन इज 1। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जितना पावर होगा वही ऑर्डर होगा। टाइप के लिए क्या करेंगे, फॉर टाइप के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में टाइप के लिए एचएस को हम यूनिटी रखते हैं, इससे हमारा फीडबैक खत्म हो जाता है। तो इसमें एचएस को यूनिटी रख के हमेशा हर क्वेश्चन में ध्यान रखना आपको, एचएस को यूनिटी रखकर आपको यहां से जीएस की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू, जीएस की। जब आप यहां से जीएस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे दैट इज कॉल्ड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो आइए यहां से जीएस की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहां से एस प्लस 1 जीएस इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस जीएस। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, एस जीएस प्लस जीएस इक्वल टू 1 प्लस जीएस। जीएस जीएस कट जाएगा, एस जीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहां से जीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एस। अब आपको मैंने बताया था कि हम नंबर ऑफ पोल्स लाई एट द ओरिजिन, यदि हम यहाँ एस देखें तो ये 0 करें इसको तो एस इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इसका मतलब इसका टाइप क्या होगा 1। तो सही इसका आंसर सी है। टाइप एंड ऑर्डर ऑफ दिस सिस्टम इज 1 and 1। तो इसका आंसर है सी। तो इसका टाइप भी 1 है। टाइप हमेशा देखिए, ऑर्डर तो आपको डायरेक्ट यस डिनोमिनेटर में यस का पावर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन टाइप के लिए समस्या होती है। टाइप के लिए आपको एचएस को 1 रखकर जीएस अपान 1 प्लस जीएस एचएस से हम जीएस की वैल्यू हमेशा फाइंड करेंगे, फिर बताएंगे कि उसका टाइप और ऑर्डर क्या होगा। एक क्वेश्चन और समझते हैं टाइप और ऑर्डर के लिए, जो कंपटीशन में गेट और आईएएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो आपसे बन जाएंगे। यदि कॉन्सेप्ट याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन एक भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अब हमें जो गिवन है जीएस एचएस इक्वल टू मैं मानता हूं कि 10 इंटू एस प्लस 2 अपान एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 5, ऐसा कुछ गिवन है। अब आपको इससे क्या फाइंड करना है, टाइप एंड ऑर्डर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको गिवन क्या है। तो ये जो गिवन है ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ध्यान रखना है। ओपन लूप नॉट अ क्लोज लूप। जीएसएचएस गिवन है मतलब ओपन लूप। और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में आपको डायरेक्ट देखना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पोल्स लाई एट द ओरिजिन। तो जब यहां से आप इसको 0 करेंगे तो आपके 2 पोल ओरिजिन पे लाई करेंगे। इसका मतलब यहां से ये आपको डायरेक्ट टाइप 2 सिस्टम मिल जाएगा। और ऑर्डर के लिए इसको पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये s के साथ मल्टीप्लाई होगा तो s पावर 3। हाईएस्ट ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं ऑर्डर 3। तो टाइप में आपको ये देखना रहेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पोल्स लाई एट द ओरिजिन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। एंड ऑर्डर के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यस का जितना हाईएस्ट पावर आएगा वही हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको टाइप और ऑर्डर CS अपान RS दिया जाएगा तो हमेशा GS अपान 1 प्लस GS से कंपेरिजन करके निकालिएगा। HS को यूनिटी रख के टाइप निकालेंगे और ऑर्डर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, S का पावर जितना भी हो वहां से आपका ऑर्डर फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने दिया है आपको, टाइप एंड ऑर्डर, हाउ टू फाइंड आउट टाइप एंड ऑर्डर। अब हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो लेक्चर हमारा और इम्पोर्टेंट होगा, उसमें स्टेडी स्टेट और
ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस को मैं डिस्कस करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप इसको एक बार रीड आउट कर लेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको एक भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो डायरेक्ट आपसे बन जाएगा। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा मेरे साथ। बहुत इजी कंट्रोल सिस्टम में पढ़ने वाला हूँ और आप भी पढ़ने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।